स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी। हाइट कुल 2 फुट 9 इंच, लेकिन हौसला खुले आसमान तय भी घना बड़ा। जो काम 6 फुट का जवान गाभरू नहीं कर सकता नहीं, वो काम मैडम जी ने करके दिखाया है। तो मैडम जी बहुत घना स्वागत है आपका। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं स्वाग मीडिया चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी और उनको नमस्कार करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के यहाँ आने के लिए। तो मैडम जी, जिस तरह आपकी हाइट है 2 फुट 9 इंच, आपने समाज की तरफ तय के ताने बाने सुनने मिले? समाज की बात की जाए तो बचपन से ही ताना का सिलसिला जारी रहा और आज तक जारी है। और समाज जो है, कहा जाए तो उनकी खुद की सोच है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। कोई काला है तो बोलेंगे, गोरा है तो बोलेंगे, मोटा है तो बोलेंगे, मतलब कि वो किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई कमेंट्स जो है समाज करता ही है। और डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हो, वो चीज़ें आप पर हावी होती हैं या नहीं होती हैं। समाज नहीं बदल सकता, आप खुद को बदल सकते हो। तो मैं आप तब बता दूँ, मैडम जी है सरकारी वकील लग रहे हैं। एक बारी मैडम जी उसके अपने पद के बारे में भी डिटेल बताओ। हाँ जी, मैं लीगल एड काउंसिल हूँ 2016 से, और मैं एक पैनल पर काम कर रही हूँ जो कि सरकारी का पैनल है ये। और जो मेरी प्रैक्टिस है वो 2012 से स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लगभग 10 साल होने वाले हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, जो कि हिसार कोर्ट में मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैडम जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कम हाइट वाले, मतलब कि आप जैसे, और कौन है? कम हाइट में तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती कि कौन कौन है कौन नहीं। बहुत से लोग हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है। इंडिया में मैं सबसे छोटी हाइट की एडवोकेट हूँ। मेरी हाइट 2 फीट 9 इंच है और मुझसे छोटी हाइट की कोई भी एडवोकेट इंडिया में नहीं है। तो आपकी फैमिली में बताओ मैडम जी, कौन कौन है, और मतलब कि आप कम हाइट वाला कौन था जिन पर आप गई हो? मेरी फैमिली में सबकी हाइट नॉर्मल है, सबकी हाइट बड़ी है। मैं ही छोटी हूँ घर में सबसे। और मेरे जो ब्रदर हैं, एक ब्रदर हैं, मेरी सिस्टर हैं 5, वो सब नॉर्मल हैं। बस मैं ही डिसेबल्ड हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी नॉर्मल थे, जो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो घर पे मेरे ब्रदर और सिस्टर, ये हम लोग रहते हैं साथ में। तो मैडम जी, आपकी इस टाइम एज कितनी होगी है? मेरी एज 30 के आसपास होगी। और आपने स्कूल में एडमिशन कब लिया था? स्कूल में एडमिशन की बात की जाए तो स्कूल में एडमिशन मैंने काफ़ी लेट लिया था, क्योंकि जो मेरा बर्थ था वो नॉर्मल नहीं था दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इस कारण मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी एजुकेशन की, वो काफ़ी लेट हुई थी दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी जो है स्टार्ट की, रेगुलर स्टार्ट की। मैंने 4 इयर्स में 8 क्लासेस जो है अपनी क्लियर की थी। डबल क्लासेस करके मैंने जो मेरा गैप था दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग, उसको मैंने कवर किया था। तो मैडम जी, आपने स्कूल में मतलब कि बड़का का मजाक नहीं बनना पड़ा होगा कि आप क्या से मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ? बच्चे मजाक उड़ाते थे, देखकर बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे। टीचर्स भी कई बारी बोल दिया करते थे, बहुत कम ही ज़्यादा। लेकिन वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं पिंच थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन मैं ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। फैमिली में मेरे जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊँ, पढ़ाई करूं। लेकिन मैं जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो मेरे मन में होता था कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। तो इस कारण मेरी जिद जो थी, जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है। तो मैडम, जिस तरह की आपने बताया कि आप पढ़ाई में होशियार थे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश रहा है। तो जिस तरह मैडम जी आप वकील हो, आप तो मतलब कि घर में जोत जगान दोगे कि रोज किसी न किसी का जूता बजना चाहिए, मारा दोहरावेंगे और हमारे पीछे बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, जूता बाजारी बजाने के लिए नहीं बैठे। हम लोग उनकी मदद करते हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे तो इंसाफ कौन दिलाएगा? हम एडवोकेट हैं। बहुत से केसेस ऐसे आपने देखे होंगे कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोगों ने काला कोट पहना, हम एडवोकेट बने हैं। ना कि हम ये चाहते कि घर में जुत बाजारी और वो हमारे पास आए तो हमारी कमाई अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो मैम, जिस तरह की आप पढ़ाई में भी होशियार थे, अब आप वकील के पद पर भी काम कर रहे हो, के मुसीबतों का सामना करना पड़ा? पढ़ाई में देखा जाए तो स्कूल में रोज़ आना रेगुलर स्टडी थी। मेरी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरे पापा मुझे रोज़ छोड़ कर आते थे और लेकर आते थे।
तो वो चीज़ें थोड़ा सा मन में होती थी कि मेरे को कई बार ऐसे महसूस होता था कि जैसे मैं फैमिली के ऊपर बोझ हूँ। तो मतलब कि उनको मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली रहना पड़ता है, अपने सब काम छोड़ छाड़ कर मेरे लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, रेगुलर मुझे लेकर जाना लेकर आना। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मेरे मन में होता था कि काफ़ी कुछ हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं कब इंडिपेंडेंट होंगी अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो मैम जिस तरह की बात सुनवा हुआ, जो मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, उन्हें थोड़े दिन के भीतर डेथ हो जाए उनकी, आपने भी कदे न्यूज़ सुना वो आपके प्रति कुछ सुनना आया हो? हाँ जी, जब मेरी बर्थ हुआ था मेरा, तब डॉक्टर्स ने बोला था कि ये ज़्यादा दिन तक जो है जीवित नहीं रह पाएगी। तो जहाँ तक मुझे याद है, मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने मुझे बताया भी था कि 2 दिन तक मेरे बर्थ होने पर, जब मेरा बर्थ हुआ था, 2 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में किसी ने नहीं देखा था कि मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ। 2 दिन के बाद पता चला था कि मैं जीवित हूँ। और डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि ये काफ़ी दिन तक नहीं जी पाएगी, थोड़े ही दिन ये जी पाएगी, उसके बाद इसकी जो है वो डेथ हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। उनका ये कहना था। बिल्कुल। तो मैडम जिस तरह आप इतनी सारी क्रिएटिविटी दिमाग में किस तरह ऑब्जर्वेशन करी आपने? यूँ कहो तो मेरा एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा रहा है, आसपास के लोग बड़े अच्छे रहे हैं मेरे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। अभी आप देखने को कहोगे कि कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना इजी नहीं है, बड़े बड़े वकील भी हैं, वो भी हार मान जाते हैं, लेकिन वो मैं कर रही हूँ। वो मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, किस लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये एक चैलेंज हो लोगों के आगे, समाज के आगे, कि हैंडीकैप को जो बुरी नज़र से देखा जाता है वो ना देखें, कि हैंडीकैप जो है वो आगे बढ़ सकता है। और कैसे कर पा रही हूँ? एटमॉस्फेयर के कारण, क्योंकि आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, एडवोकेट काफ़ी हेल्पफुल हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, जजेस बहुत अच्छे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मतलब कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होने के बावजूद ही मैं ये कर पा रही हूँ। तो मैडम जी आपका मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य तो मेरा ये है कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊं, क्योंकि मेरा एक सपना था IAS ऑफिसर बनने का, जो पूरा नहीं हो पाया मेरी हाइट छोटी होने के कारण। हाँ जी। जिस कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं चाहती थी कि मैं फील्ड वर्क करूं, समाज सेवा करूं लोगों की। फिर मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे बहुत संभाला उस वक्त कि आप ज़रूरी नहीं कि समाज सेवा उसी फील्ड में कर सकते हो, आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करो, जो सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल मैम। तो उनसे प्रभावित होकर जब उन्होंने मुझे बोला, तो उससे प्रभावित होकर फिर मैंने अपना जो मेरा मन था, जो मेरा लक्ष्य था, वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया कि मुझे लॉ करने चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए लोगों को, और वो मैं कर रही हूँ। और आगे मैं ऐसे ही सोशल वर्क करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक NGO भी है मेरी माता जी के नाम पर, जो कि 2-3 साल हो चुके हैं उसको मैंने ओपनिंग किया था उसका, और वो मेन जो है वो हैंडीकैप बच्चों के लिए ही है। बहुत अच्छा। जो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो मैम जिस तरह कि आप कोर्ट आओ जाओ, किस साधन में आओ जाओ, या आपने खुद का भी कोई साधन तैयार करवा रखे हैं? नहीं, मेरे ब्रदर है, वो मुझे डेली अप डाउन करते हैं, छोड़कर जाते हैं, लेकर जाते हैं। तो मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक उनकी ही ड्यूटी बनी हुई है, वो मुझे छोड़कर जाते हैं और लेकर जाते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ ही आते जाते हैं। तो मैडम जी एक बार दर्शकों ने भी बताओ, पढ़ाई लिखाई कतोड़ तक करी है आपने, के पढ़ाई लिखाई करी है? मैंने सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने 2003 में अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने IAS की तैयारी की और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर एक हो चुका था। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहती, तो उसके बाद 1-2 साल जो है मैंने ड्रॉप किया बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी हताश हो चुकी थी। और उसके बाद 2008 में मैंने लॉ की स्टडी जो है अपनी स्टार्टिंग की CR लॉ कॉलेज से मैंने हिसार में, और यूनिवर्सिटी मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रही। और उसके बाद 2012 से मैं यहाँ पे हिसार कोर्ट के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैंने LLM भी किया है और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से किया है। हाँ जी। तो मैडम जी अपने बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनका ब्याह हो रहा है और उनकी बहू उन तक गुर की देव है, मतलब कि डर रहे हैं में, क्या उन ऐसा भी कोई सिस्टम है उन पर केस कास हो जाए बहू पे? बहू पे किस चीज़ का होगा? पहली बात, ड्रामा है, बटे हुए ड्रामा है जी। नहीं, वो क्यों डराते हैं? अगर उनको बटे वो कुछ कहते होंगे तो भी वो डराती होंगी ना, ऐसे तो वो नहीं डरा सकती। अगर उन पे बेचारी लेडीज पे अत्याचार ही नहीं होगा तो वो क्यों डराएंगी? मेरा तो यही मैसेज है कि लेडीज को मान सम्मान दो, उनको अच्छी नज़र से देखो। और मुझे नहीं लगता अगर उनको अच्छी नज़र से देखोगे, मान सम्मान दोगे, तो वो आप लोगों को घुरेगी। नहीं मैडम, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो अपने बहू बटे दारू पी के आ जानी पिट्टा भी है।
दारू पी के आते हैं, रीजन आ गया ना। हाँ जी। तो रीजन यही है ना। हाँ। तो उनको तंग करेंगे तो वो घुरेंगी। हाँ। तो आप रीजन ही मत दो ना, तो मत पी कर आओ। और मैडम जैसे मतलब कि छोरी भी हैं जैसे दारू पीवे, देखो जी, वो उनका खुद का वो है, ठीक है, वो पीती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनकी लाइफ है। वो उनको समझ होनी चाहिए कि आगे उनको अपना फ्यूचर जो है वो क्यों खराब कर रही हैं। बात होती है एक मैरिड लाइफ की। अगर मैरिड लाइफ के अंदर हस्बैंड अगर पी कर आता है, उसे मारता है, पीटता है, वो गलत है। वो बहुत ज्यादा गलत है। आपको पीना, अपना शौक पूरा करना है, आप पिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप हंगामा मत कीजिए। अपनी घर में जो आपके सदस्य हैं उन पर अत्याचार मत कीजिए। ये चीज गलत है। तो मैडम जी कदे यूँ आप ना खुद पर अफसोस भी हो कि अफसोस मतलब कि मैं भी मतलब नॉर्मल इंसान की तरह हाइट होंगी मेरी, ऐसा कुछ कदे मन पे बात गई हो और आपने सुसाइड तक की सोची हो? ना ना, ऐसा कभी नहीं आया मेरे लाइफ के अंदर। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मतवर लड़की हूँ। सुसाइड की तो मैं सोच भी नहीं सकती, और भगवान करे ऐसा ख्याल कभी मन में मेरे आए भी ना। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि एडवोकेट मीनू रहेजा कभी अफसोस के लिए बनी ही नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैम कोई भी ऐसा किस्सा है जो आपकी ज़िंदगी के दौरान जो से आप हमारा दर्शकों का हौसला बच जाए जिसता है? हाँ जी, मैं समझ नहीं पा रही। कोई भी ऐसा किस्सा बता दो आपकी ज़िंदगी के दौरान, आपके मतलब कि आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दो जिससे हमारे दर्शक मोटिवेट हो जाएं। ऐसा है, मैं जब अपना स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरा एक किस्सा है, वो है एफसी कॉलेज का। वो काफ़ी मेरी एन्जॉयफुल लाइफ रही है एफसी कॉलेज में, क्योंकि मैं म्यूज़िक में काफ़ी अच्छी थी। अच्छा जी। मैं एक सिंगर भी रह चुकी हूँ। मैं हरियाणा में डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, स्टेट लेवल तक मैं विन करके आई हूँ। तो वो पल जो थे मेरे लिए, वो काफ़ी खुशनुमा पल थे, यादगार पल थे, जो उनको मैं हमेशा जब भी याद करती हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वो मेरे लिए स्पेशल था मेरी लाइफ के अंदर। ठीक है बात। तो मैम सिंगिंग की बात चल पड़ी, कौन सा भी गाना हो जा अपना अब तो इस वक्त तो मेरा सिंगिंग का कोई राह नहीं है। कोई अंदाज जाता कोई भी हो जाए। अब तो इतना याद ही नहीं रहता मुझे, क्योंकि अब लॉ की पढ़ाई करने के बाद तो इंसाफ ही दिलाते हैं लोगों को, गाना पीछे छोड़ चुके हैं। हाँ, फिर भी मैम कुछ भी सुनाना चाहते हो? कोई पोइम याद हो आपका, चौथी पांचवी क्लास वाली या 10वीं 12वीं वाली लाइन चुवा दे, सिंपल फार्मर, ऐसा कुछ याद हो आपका? मैं एक लाइन गा देती हूँ। हाँ जी, जो मेरा सॉन्ग काफ़ी फेमस भी रहा, मैंने काफ़ी बार गाया, पंजाबी सॉन्ग है। हाँ जी, गाओ। मेरे माहे जिया कोई होर नहीं होना, होता चंद तो भी सोना, कोई होर नहीं होना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार तूए गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। बहुत बढ़िया। तो मैडम जिस तरह की अदालत वाले जितने भी बंदे हैं यहाँ पर वकील, आपने मतलब कि आपका साथ दे रहे हैं पूरा? हाँ जी, बिल्कुल। एडवोकेट मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरे एक बार कहने से ही सब लोग हाजिर हो जाते हैं। कोर्ट में अगर आ रही हूँ, जा रही हूँ, किसी से कोई काम है तो पहले मेरा काम करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। और कोर्ट रूम में जाती हूँ तो जजेस भी पहले मुझे अटेंड करते हैं, मेरी केस की फाइल जो है वो देखी जाती है सबसे पहले। तो कोर्ट में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और हमेशा जो है मैं खुश रही हूँ। अगर किसी ने जल्दी केस निपटाना हो वो फिर आप दोहराना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आ सकते हो, जल्दी निपटवाना हो तो बिल्कुल आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैम आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में, क्योंकि जो ये ज़िंदगी है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो आसानी से नहीं मिलता। आप इसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, ना कि आप अपनी ज़िंदगी में हार मान जाएं। किसी भी चीज़, देखिए, कमी सब में होती है, ज़रूरी नहीं कि एक हैंडीकैप है या भगवान ने ऐसे बनाकर भेज दिया तो उसी के अंदर कमी है। आपके अंदर जो कमी है उसको आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़िए, उस कमी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरा यही संदेश है कि आप जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो। या आप, कई बार ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जात पात बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो सोचते हैं कि हम छोटी जात से हैं, बड़ी जात से हैं। ये भेदभाव जो है समाज के अंदर जाता है, वो गलत है, वो कभी भी नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशनुमा जिए, बिल्कुल हर प्रकार से जिए। अपने फील्ड में जो आप अच्छे हो उसको टारगेट बनाकर आप एक्टिविटी
कोई अंदर पार्टिसिपेट करते रहिए, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई प्लेयर है, तो आप एक अपना मोटिव चुनिए कि आपको क्या बनना है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। तो मैम आपने कीमती टाइम काटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।